बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में बाज़गश ये है कि बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि इस तबाही से हम किस तरीके से निकल पाएंगे, और पाकिस्तान जो इस वक्त $30 अरब इमदाद का मुंतज़िर है वो किस तरीके से आ पाएगी। और वो ममालिक जिन्हें पाकिस्तान ने कर्ज़ की वापसी अगले 2 माह के अंदर करनी है, उन ममालिक के ऊपर दबाव ऐसा बढ़ाया जाए कि पाकिस्तान को कर्ज़ में कुछ अरसे के लिए छूट दी जाए और $30 अरब पाकिस्तान आने के लिए कोई ना कोई हीला किया जाए। और पाकिस्तान में मौजूद जो इस वक्त सियासतदान हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे इक़दामात में रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में इमदाद ना सके। ये इल्ज़ामात किस हद तक सच हैं, और पाकिस्तानी सियासत में आने वाले दिनों में अगर मज़ीद गर्मी पैदा होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का रुख करती है, उसे रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने जो प्लान कर रखा है, पंजाब और वफाक में इस वक्त जो कशमकश जारी है, ये आने वाले दिनों में क्या इस्तेहकाम ला पाएगा? क्या सूरत हाल कुछ बेहतर हो पाएगी या दगरगूं सूरत हाल का ही सामना करना पड़ेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, खबर एक बड़ी आई, एहतसाब अदालत ने इसहाक डार साहब के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो थे वो मुअत्तल कर दिए हैं और उन्हें वापस आने का रास्ता बताया कि आप वापस आ जाएं, पेश हो जाएं तो आपके लिए कुछ सहूलत कायम होगी। क्या समझते हैं? इसहाक डार साहब आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, सबसे बड़ी ख़बर तो यही है जो आज सुबह से गर्दिश कर रही है, और मैं दुआ गो हूँ कि या अल्लाह एक आम आदमी को भी पाकिस्तान में इसी तरह कानून सहूलत दे, एक आम आदमी को भी इसी तरह पाकिस्तान के अंदर रिलीफ मिले, एक आम आदमी के साथ भी इसी तरह फौरी तौर पर उसे ये कहा जाए कि इसके गिरफ़्तारी के जो है अहकामात वो मुअत्तल अदालत में सीधा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैं दुआ गो हूँ। या सर, मेरे पास इतला यह है कि लंदन में चंद दिन पहले जो एक मीटिंग हुई थी जिसका बड़े चर्चे थे, उस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ था कि इसहाक डार पाकिस्तान जाकर तमाम तर इख्तियारात और तमाम तर इख्तियारात के साथ साथ तमाम तर मामलात को देखेगा। और फिर ये प्लानिंग भी वहाँ पर बड़े मियाँ साहब ने बड़ा सख्ती से इन्हें नाराज़गी का इजहार भी किया कि भाई ये क्या हो रहा है कि आप सबके काम हो गए, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, इसहाक डार वहीं पे खड़ा है, मरियम वहीं पे खड़ी हैं, हमारा कुछ सोचा नहीं जा रहा, हमारे मतलब कुछ फैसला नहीं किया जा रहा। जिसके बाद ये इसहाक डार साहब फैसला हुआ कि इसहाक डार साहब को पाकिस्तान भेजा जाए, और इसहाक डार साहब जैसे पाकिस्तान आते हैं उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। या सर, उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, अदालत जाए, अदालत से जाके पेश हो, उसके बाद उनके वकील वहाँ बहस करें, फिर उन्हें कोई ऐसा रिलीफ के उनको इम्कान आता। मैंने ये नहीं अदालती फ़ैसले में कोई क्या होगा, लेकिन सुनने में आया कि उनके वकला के बकौल कि अदालत में उन्हें को रिलीफ मिल सकता है, जिसके बाद वो अदालत में अपनी मुख्तलिफ पेशियों में पेश होंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित कराने की कोशिश करेंगे। उसी दौरान में यासर साहब, उसी दौरान में या तो वो सेनेट के कोई बड़े अहम अहदेदार बन जाएंगे। सुनने में तो ये सेनेट का हलफनामा भी उठाएंगे, सेनेटरशिप का हलफनामा भी उठाएंगे, सेनेट के कोई अहम अहदेदार भी बन सकते हैं। वो कोई बड़ी तगड़ी वजारत भी ले सकते हैं, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी वज़ीर आज़म, सीनियर वज़ीर, वज़ीर खजाना, हाँ कुछ ऐसा बढ़ सकते हैं। अब आज के बाद आप ज़हन में रखिएगा, इसहाक डार साहब के पाकिस्तान आने के बाद हुकूमत के अंदर सबसे ज़्यादा इख्तियारात अगर किसी के पास होंगे तो वो इसहाक डार साहब के पास होंगे। यानी नवाज शरीफ, मैं कह रहा हूं आपको, ये लिख लीजिए कागज़ पे, देख लीजिएगा आने वाले वक्त में, अगर ये वक्त आ गया और अगर ये आए और गिरफ्तार ना हुए और बाइज्जत तरीके से बाहर रहे, गिरफ्तार हुए भी तो फिर भी, ये भी मज़े वाली बात है, ना गिरफ्तार हुए तो फिर भी, दोनों सूरतों में जनाब वो इतने बाइख्तियार होंगे, शायद उतने बाइख्तियार वज़ीर आज़म। यानी आप ये समझते हैं कि वो मियाँ साहब पार्ट 2 होंगे? मैं मियाँ साहब अपनी जगह उन्हें भेज रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मियाँ साहब के लिए बारगेनिंग करेंगे, मियाँ साहब के लिए रास्ता अस्तवार करेंगे, मियाँ साहब के लिए कुछ सिस्टम ऐसा बनाएंगे, फिर उन मियाँ साहब उनकी कॉल पर, उनकी हदायत पर, उनके कहने पर, उनकी मशावरत पर फिर मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे।
ये है सारी बात तक चीज़ों का निचोड़, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मुझे एक बात बताएं, सिंपल सी एक चीज़ है कि जो आज फिर 1 मिनट लगता है, कहते हैं तौहीन अदालत कर दी है। तौहीन अदालत तो नहीं है ना, फैसला हो गया है, हम बात तो कर सकते हैं ना इस पर यासर जी। तो बात तो यह है कि क्या माजी में ऐसी कोई मिसालें मिलती हैं? लाडला आप कहते हैं इमरान खान को, जिसने माफ़ी भी मांग ली। लाडला आप कहते हैं जी इमरान खान जी लाडला है। अब लाडला कौन है? क्या वो लाडले नहीं थे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बैठ के अदलिया पे तनकीद की, अदलिया के फैसलों के खिलाफ के? वो ये लाडले नहीं है जिनको ये रिलीफ मिला? क्या ये लाडले नहीं है? क्यों हम लाडले कहते? हम समझते हैं कि कानून को सबको एक जैसा होना चाहिए। और मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसहाक डार साहब पाकिस्तान आकर सबसे बाअसर हुक्मरान होंगे मौजूदा हुकूमती टेन्योर में। अब मौजूदा हुकूमती टेन्योर 5 दिन का है, 5 माह का है, 5 साल का है, 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, 15 अक्टूबर तक है, 11 अक्टूबर तक है, 9 अक्टूबर तक है, 5 अक्टूबर तक है, जितने दिन तक भी है। ये उस वक्त तक बड़े तगड़े रहेंगे। और इनके लिए 2 अफराद के लिए आप ज़हन में रखिएगा, 2 अफराद के हवाले से मैं आपको बता दूं, मुफ्ता साहब और शहबाज शरीफ साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा इसहाक डार साहब है। बस वैसे आप क्या देख रहे हैं, कब तक मोहलत है हुकूमत की? मैं अक्टूबर लास्ट है, इससे आगे नहीं है। आप मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी आज किसी शख्स से बात हुई, मैं कि यार आपने तहरीक चलानी है नहीं चलानी, पूरी कौम को आपने जान में रखा हुआ है, आज ऐसे कल ऐसे परसों ऐसे। उन्होंने कहा जी अक्टूबर लास्ट, बस फाइनल हो रहा है सारा कुछ। नहीं, आप देखते हैं कि तहरीक की जो डेट है वही हुकूमत के जाने की भी डेट? मैं ये नहीं कहता कि इस्लामाबाद मार्च होगा, हो सकता है इस्लामाबाद मार्च की नौबत ही ना आए, लेकिन कल कप्तान का जो रहीम यार खान का जलसा है ना, उसमें जो कप्तान का खिताब है वो बड़ा अहम होगा। कल का दिन बड़ा अहम तरीन दिन होगा। बस मैं आपको ये बता दूं, कल जब हम शाम में प्रोग्राम कर रहे होंगे तो हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि कितना अहम दिन है। कल का दिन अहम तरीन दिन होगा यासर, अहम तरीन दिन। राना साहब, आज सूबाई वज़रा पंजाब के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बात वाज़े की कि पंजाब में कोई भी अगर खिदमात अदा कर रहा है, कोई भी ऑफिसर अगर उसे तब्दील करना है और पंजाब हुकूमत की मुशावरत के बग़ैर वफाकी हुकूमत ने कोई इक़दाम उठाया तो हमें ये नाकाबिले कबूल होगा। क्या समझते हैं इदारों में ये जो रिफ्ट पैदा हो रही है, इसके असरात क्या निकलेंगे? इसके असरात ये निकलेंगे, ब्लैक मेलिंग होगी सरकारी इदारों में, सरकारी अफसरान की। यानी कोई इससे अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि अवाम जो है वो ज़लील और रुसवा होंगे। आप मुझे बताएं कि अगर आप वफाक में बैठे हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो वफाक में काम करे, सूबे अपने सूबों में काम करें। ऐसा कभी हुआ था कि आप किसी CCPO को वफाक तब्दील कर दे? कभी ऐसा हुआ था पहले? क्या हो गया है? 2 मुकदमा था, गिरफ्तार हो गया कोई? आपने भी इतने मुकदमे दर्ज किए, आप चलने दें। सियासी मुकदमे हर शख्स को पता है, हर शख्स को पता है सियासी मुकदमे, कुछ नहीं होना इन मुकदमात में, तो चलने दें। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसे करने के बाद हालात अच्छे नहीं रहते। आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको खौफनाक नताइज मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी मनी हेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पैगाम थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाज़े था, एक तो वादे ये किया गया कि एक कौमी अदारा, वफाकी कौमी अदारा जो है कानून नाफज करे, उसको कहा गया कि पुलिस की मदद आपको उसी सूरत में मिलेगी जब आप हुकूमत के नोटिस में कुछ लाएंगे। फिर पुलिस को भी पैगाम दिया गया कि भाई अगर आप पंजाब में जो काम कर रहे हैं वो पंजाब हुकूमत जो है उसके मुताबिक करे, वो वफाक से अहकामात ना ले। मैंने याद करें, मैंने पहले कहा था कि बहुत से लोगों को अपनी वफादारियाँ याद आ गई हैं। बहुत से लोगों के साथ अपनी वफादारियाँ निभा रहे हैं। काम किसी और हुकूमत का है, कर किसी और का रहे हैं। इतलात कहीं और पहुंच रही है। कई लोग रायवेंड में मुझे जाती उम्रा जाते नजर आती है, कई कहीं जाते नजर आते हैं। जब सारी इतलात हैं तो पंजाब हुकूमत उन्हें तब्दील करने में पसोपेश का सामना क्यों कर? किसको लाएं? कुछ तब्दीलियां होती हैं, बात सुने मेरी, वफाक की तरफ से कुछ इख्तियार आते हैं कि आपने वफाक से नया IG वफाक से लाना है। नहीं वफाक नया IG देता क्या करेंगे? नहीं वफाक नया चीफ सेक्रेटरी देता क्या करेंगे? नहीं वफाक किसी और ऐसे शख्स को देता जिसे वफाक के इंटर नहीं, तो क्या करेंगे आप? वफाक किसी को तब्दील करता है, पंजाब नहीं उसे रिलीज करता, फिर क्या करेंगे? ये एक अजीब किस्म की ना कश्मकश शुरू हो गया यासर।
ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नहीं होता था। ये तो कुछ अरसे के लिए हुआ था कुछ अरसे के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान, लेकिन ये मामला तय हो गए थे। अब मुझे ये मामला तय होते नजर नहीं आ रहे। याद करें चौधरी निसार के वक्त में, याद है ना आपको? जी जी, ये सब कुछ हुआ था। तो अब फिर मुझे हालात किसी और तरफ जाते नजर आ रही है। सर, अक्टूबर का महीना, ये सितंबर की 25 तारीख के बाद, आज 23 हो गई ना, अगले 2 दिन बाद आप पाकिस्तान की सियासत का जरा हद्दो हाल देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत पे किस हद तक प्रेशर डाल पाएगी? प्रेशर तो इस कदर डाल चुका है कि मुझे बताएं, अभी आए नहीं और सारा इस्लामाबाद जो कंटेनर से भर गया, अभी आए नहीं, और आंसू गैस की शेलिंग, पेट्रोलियम सारा कुछ लगा लिया गया, अभी आए नहीं। अभी तो उन्होंने आना था, अभी आने का ऐलान, अभी तो उन्होंने कहा तहरीक शुरू होने, हाँ भाई ये नहीं था, आना है नहीं है, अभी आना था। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ आना, पता नहीं इस्लामाबाद आते भी हैं कि नहीं आते। उससे पहले इस्लामाबाद के बाहर बैठ के तो, चारों तरफ इस्लामाबाद के बाहर बैठ के तो, और इस्लामाबाद के अंदर एक अलहदा एहतजाज शुरू हो गया तो देखते तो जाएं। आप सारी खबरें अभी ना लेते जाएं यासिर साहब। चेयरमैन पीटीआई की जो तहरीक है हतमी रुख क्या इख्तियार करेगी? मेरा बुनियादी सवाल। कल की तकरीर में आपको हतमी रुख नजर आ जाएगा। राना साहब, ये तो इंतजार हम काफी अरसे से, तवील अरसे, लेकिन अब इंतजार खत्म हो रहा है। अब चाहे इक्तदार की रुखसती हो, चाहे अपोजिशन की रुखसती हो, दोनों में से एक रुखसती होगी। मैं कह रहा हूं, चाहे इक्तदार की रुखसती हो, चाहे अपोजिशन की रुखसती हो, एक रुखसती होगी। और मैं आपको क्लियर बता दूं, कप्तान ना तो दोबारा असम्बलियों में जा रहा है, ये जो ऑफर है ना असम्बलियों में जाने की, कप्तान नहीं जा रहा। मशवरा है, ऑफर नहीं है, मशवरा, वो तो मशवरा है ना। कप्तान को कुछ उनके साथियों ने कहा जी चले जाते हैं, कप्तान ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया, और कप्तान ने यहाँ तक कह दिया कि जो जाना चाहता है वो हमें छोड़ के जा सकता है, मुझे कोई गिला नहीं। कौन छोड़ के जाएगा इन हालात में, जब कप्तान की एक खंबे पे कप्तान का नाम लिख दो, उसे वोट पड़ जाए, तो फिर कौन जाएगा? इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, हुकूमत महंगाई का कंट्रोल नहीं कर सकी, बिलों की वजह से हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे पर एहतजाज हो रहा है, कौन जाएगा? आटे की किल्लत भी बहुत ज्यादा, आटे की किल्लत तो कमाल की भर गई है जी। मैं कह रहा हूँ आटा मिल नहीं रहा। पंजाब हुकूमत ने तो रेट भी बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा। आप ये कह रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर 380 रुपये किलो आटा है, 380 रुपये किलो। ये कोयटा का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। कराची के अंदर 180 रुपये है, लाहौर शहर में 120 रुपये नहीं मिल रहा। भाई आज इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमत पता लग गया ना क्या हो गई है। यहाँ पे नान रोटी की कीमत क्या है, नहीं खा सकते। बस से बाहर होता जा रहा, लोग गालियां निकाल रहे हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने ये हल्फन बता रहा हूं, मैंने एक फैमिली देखी कि उस औरत ने अपने कान की बालियां बेचकर अपने घर का बिजली का बिल अदा किया है, और उसने रोते हुए कहा कि मेरे पास तो सिर्फ ये 2 बालियां थी और एक बेटी है, सोचा था इस बेटी के लिए ये बालियां रखूंगी, आहिस्ता आहिस्ता पैसे और इकट्ठे करूंगी और थोड़ा सा जेवर बनाऊंगी, और जब ये बड़ी होगी तो इसके लिए इस्तेमाल करूंगी, इसकी शादी में दूंगी। लेकिन मेरे पास जो बालियां थी, अब तो मैंने इस महीने तो मैंने ये बालियां बेच के दे दिया बिजली का बिल, अगले महीने क्या बेचूंगी, अगले महीने किधर जाऊंगी? अब तंदूरों पे जाएं भैया। जो लोग, मैंने आपको ठीक कह रहा हूं, जो 2 रोटियां खाते थे वो बेचारे 1 पे आ गए हैं। माँ बाप खुद छुप कर खाते कुछ नहीं, औलाद को देते हैं। हंडिया के अंदर अब लोग जो है ना वो पानी में उबाल के चीजें दे रहे हैं। क्या हालात हो गए हैं। इन हालात पे मुझे बात बताएं कि लोग निकलेंगे नहीं भाई, निकलेंगे लोग निकलेंगे। आपकी सोच से ज्यादा ले चले। मैं आपको खबर दे दूं, शटर डाउन होने जा रहा है, पहिया जाम होने जा रहा है, शटर डाउन, पहिया जाम, और उसके बाद इस्लामाबाद का मुहासरा। चले, आप जो मुझसे पूछना चाहते थे मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुहासरा करती है, आगे से जिस तरह की तैयारियों का सुनने में आ रहा है वैसी तैयारियां अप्लाई कर दी जाती हैं, रिटेलिएशन का मूड किस हद तक संगीन हो सकता है? अब चाहे उससे भी डबल काम कर लिया जाए, क्योंकि अब तो तैयारी दोनों तरफ से है ना। मैं कह रहा हूं तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतबादल जवाब नहीं दिया जाएगा। चले मैं आपको ये बता, तहरीक इंसाफ पहली दफा बड़ी समझदारी मुतबादल जवाब कैसे नहीं देंगे राना साहब? अगर कंटेनर लगा दी गई, आंसू गैस के शेल कर दी गई, तो क्या सिर्फ बर्दाश्त करेंगे? भाई आपने इस्लामाबाद के बाहर बैठ जाना है, आपने चारों तरफ बैठ जाना है, और 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक अगर आपके लोग बैठे हुए, टीवी दिखाता है, इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है, तो वो प्रेशर जो है ना वो कोई भी संभाल नहीं सकता।
और अंदर आपके लोग इतने मौजूद होते हैं कि ये अंदर से अंदर उनसे के साथ लड़ते हैं, अंदर खवातीन बच्चे खुल के सामने आएंगे। ये बड़ा कुछ होगा जो होने, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी एजिटेशन शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ना हुई हो। या सर, अच्छा, सुबह से लेके अब तक एक खबर भी गर्दिश कर रही है, वो ये कि एक नई मुलाकात भी हुई है और ये मुलाकात पुरानी मुलाकात का तसलसल है। कोई सदाकत है इसमें? मेरे पास तो इतला ये है कि इतवार को मुलाकात हो रही है। इस नई मुलाकात का यानी आज कोई मुलाकात नहीं? मेरे पास आज की मुलाकात की खबर नहीं। मेरे पास ये खबर है कि इतवार को एक बड़ी मुलाकात हो रही है और उस बड़ी मुलाकात को रोकने के लिए कुछ लोग मुतहरक हुए हैं। अगर वो मुलाकात होती है तो क्या उसके बाद आपको कोई मुफाहमत का इम्कान दिखाई देता है? उसके बाद मुझे मुफाहमत का इम्कान दिखाई नहीं देगा। मज़ाहमत ख़त्म हो जाएगी। मज़ाहमत अगर ख़त्म होती है तो फिर मुफाहमत का ही रास्ता आगे निकल सकता है? नहीं, फिर रास्ता कुछ नहीं होगा, रास्ता सीधा सीधा होगा नए इलेक्शन, अबोडी सेटअप। उसके लिए पीडीएम ने एक जो नैरेटिव बनाया, पूरा इत्तफाक राय किया कि नहीं, हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे और अगर हम दबाव बढ़ाना चाहें तो हम भी दबाव बढ़ा सकते हैं। क्या वो उस कदम से पीछे हट जाएंगे? बढ़ाएं ना दबाव, क्यों नहीं बढ़ा रहे? बढ़ाएं दबाव। अभी फिल वक्त तो वो मुफाहमत की तरफ ही जाते दिखाई। अभी कोई मुफाहमत की तरफ नहीं जा रहा, ना होना ऐसा। आने वाले दिनों के अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये अगर ख़त्म भी होता है तो मुआशी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? कि हम $1.5 अरब जब मांग रहे थे IMF से तो हम कह रहे थे मुआशी दलदल में फंसे हैं, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। अब तो हमारे हुक्मरान $30 अरब की बात कर रहे हैं। देखें, दुनिया हमारी मदद कर रही है, बेइंतहा मदद कर रही है। पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा चैरिटी हो रही है, लेकिन देखने और सुनने वाली चीज़ ये है कि क्या वो चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी? क्या वो सारा मिलने वाला पैसा वाकई सैलाब ज़दगान पर इस्तेमाल होगा? क्या वहाँ उस पैसे से नए घर बन जाएंगे? क्या वो पैसा आने वाले सैलाब को रोक सकेगा, या वो पैसा चांदनी होगा उन लोगों के लिए जो सैलाब का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो? बस ये देखने वाला है। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान की रेपुटेशन भी इतनी अच्छी नहीं है और माजी और मौजूदा रेपुटेशन को देखते हुए बहुत से लोग पैसे देने के बाद ये सवाल कर रहे हैं कि पैसा भी दे दिया, सारा कुछ कर दिया, आगे क्या है? सूरत-ए-हाल कहाँ पे है? क्या बनते जा रहा है? असर ये है। नाज़रीन, मजीद इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, ये जो नए नए केसेस बन रहे हैं और वो जो पुराने केसेस थे जिनमें रिलीफ मिल रहे हैं, एक तरफ से बात ये हो रही है कि लाडले तुम हो और दूसरी तरफ से बात ये हो रही है कि आपके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो पाकिस्तान में एक आम शख्स के साथ नहीं किया जाता। ये जो तफरीक पैदा हो गई है, ये तफरीक आने वाले दिनों में हमारी नस्लों के ऊपर क्या छाप छोड़ेगी? पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात की बात होती है, हर हुकूमत आती है, इस्लाहात के लिए वो एक फ्रेमवर्क भी तैयार करती है, लेकिन हुकूमत गुजर जाती है, इस्लाहात नहीं हो पाती। ये इदारों के अंदर जो बड़े बड़े नासूर बैठे होते हैं उनको जड़ से किस तरीके से उखाड़ा जाए? ये इदारों में मैकेनिज्म ऐसा कब से तश्कील पाएगा कि जिससे तमाम रवाबित बेहतरीन बुनियादों पे उस्तवार हो सकते हैं, कि जिससे एक आम शहरी को अगर ये लगे कि मैं गलत काम करूंगा तो मेरी पकड़ होगी और अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो मुझ पर कोई कदगन नहीं आएगी? ये शख्सी ज़हनी आज़ादी पाकिस्तान में कब आएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब ने। शुएब साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शुएब साहब, आज एहतसाब अदालत की तरफ से हमारे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जो पिछले 4 साल से लंदन में हैं, जो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी वापसी का रास्ता हमवार किया है कि दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल किए गए कुछ अरसे के लिए। क्या समझते हैं कितना बड़ा रिलीफ है उनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे तो ये सरकारी दौरे पे गए, भाग गए और वापस नहीं आए। और ये इक़्तिदार किसका था? नवाज शरीफ साहब का या शायद खाकान अब्बासी साहब का इक़्तिदार था। पनामा केस में ये पकड़े गए थे, करप्शन इनके खिलाफ प्रूफ थी, और उसके बाद अगर कोई एविडेंस जो आई इनके खिलाफ, अगर ये बिल्कुल बेगुनाह थे, ठीक थे, तो अपने केस को पैरवी करते और अपने आप को डिफेंड करते। क्योंकि इनके खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद थी तो ये डिफेंड नहीं कर सके और भाग गए। आज जो पोजीशन है फिर वही उन्हीं का इक़्तिदार आया है, और मौजूदा जो रिजीम बैठी हुई है, इस रिजीम चेंज के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने आते साथ सबसे पहले अपने नाम ECL से निकाले,
उसके बाद नैब केसेस में जिसको NRO 2 कहते हैं उन्होंने लिया और नैब के लॉज में तब्दीली कर दी और उसके खुद ही उनके बेनिफिशरीज हैं। तीसरा, आप ज़ाहिर तमाम इंस्टीट्यूशंस इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक्सेप्ट इमरान खान और अवाम एक तरफ है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे तमाम मुख्तदर ताकतें, वो ज़ाहिर इनको एक विसाखी और सहारा दे के खड़ी हैं। तो उस हवाले से एक बहरहाल आर्जी तौर पर तो उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन जो नैब लॉ में अमेंडमेंट आ गई है, सबसे ज्यादा बेनिफिशरी तो इसके ये सारा शुएब सेन सारा होगा। शुएब सेन साहब, ये जो एक फैसला आ जाया कि किसी की गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया गया अहकामात को और उन्हें कहा गया कि वो इतनी तारीख तक डायरेक्ट अदालत में पेश हो जाए, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई नवीद या ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई मसाल मौजूद है? इससे पहले तो ये होता रहा है कि किसी के खिलाफ अगर कोई वारंट हो या किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो या किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हो तो उसकी हद तक उसको प्रोटेक्शन मिला करती है। और आज आप देखें ना, 2016-17 में जब ये निकले थे तो ये कह रहे थे कि जी मेडिकल भेज दिया, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। तो इनको 6-7 साल लग गए अपना मेडिकल ठीक कराते वक्त, जब तक कि उनका अपना दोबारा इख्तियार वापस नहीं आया। ज़ाहिर वो वापस नहीं आए तो जस्टिस सिस्टम का मजाक इससे ज्यादा क्या हो सकता है। एक आम आदमी अगर साइकिल चोरी में मुलव्वस है, उसको तो उठा करके अगले ही दिन जेलों में डाल दिया जाता है और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम होते हैं और प्रोसीड भी होते हैं और सजाएं भी होती हैं। जबकि एक एलीट क्लास की अशराफिया ये जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ाने वाली बात है। जी शुएब साहब, लाहौर के अंदर आज एक शख्स ने दरख्वास्त दायर की है और उसने ये मुतालबा किया है कि नैब तरमीमी बिल के बाद जब लोगों के केसेस ख़त्म हो रहे हैं और एहतसाब अदालतें उसे वापस भिजवा रही हैं तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी केस वापस होना चाहिए। आप समझते हैं कि तरमीमी बिल के बाद ऐसी कोई सुकम मौजूद है या ऐसा कोई रिलीफ मिल सकता है मियां साहब को? देखिए जी, अगर उसूली तौर पर आप देखें तो नैब तरमीम हुई ही इन्हीं के लिए, पर्सन स्पेसिफिक है। इन लोगों को बेनिफिट देने के लिए ये नैब में कवानीन में तब्दीली आई है। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है और पेंडिंग है। अब इसमें हमारी तो गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस का जल्दी फैसला करें ताकि जो बेनिफिशरीज हैं वो इन मुकदमात से अगर अपने आप को बरी कर जाते हैं या फारिग हो जाते हैं, या जिस तरह आप देखेंगे कि पिछले दिनों भी 50 के करीब जो मेगा स्कैंडल्स हैं वो सारे के सारे नैब अदालतों ने वापस कर दिए। तो बहरहाल उसमें बेनिफिशरीज तो ये होंगे अगर नैब लॉज की ये तरमीम बरकरार रहती है। जी सब अगर तो चलिए वो तो अदालती फैसला है, अदालत जब फैसला करेगी जो चीज़ें होंगी वो सामने आ जाएंगी। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली, मशरूत या गैर मशरूत जो भी माफ, क्या उसके बाद अब भी ये इम्कानात हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए जी, फैसला दोबारा कोर्ट ने करना है, लेकिन उसके अंदर पैराग्राफ 2 में उन्होंने लिख दिया है कि वी आर सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर इमरान खान, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसको एफिडेविट की सूरत में वो जमा करा दे। मेरा ख्याल है कि दैट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट। और चूंकि अतरमदल्ला साहब चीफ जस्टिस जो है वो कई दफा कह चुके हैं वो तो इन अदालत में ऐसा सच बिलीव नहीं करते और ना ही वो उनका मकसद है कि किसी को सजा दे के अदलिया की इज्जत और वक़ार में इजाफा होता है। दूसरी बात यह है कि वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है कि उनकी इंटेंशन कभी भी तौहीन की नहीं थी और इससे उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि वी आर सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर इमरान खान। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सच को इतना सीरियसनेस अब नहीं रहा। बाकी कोर्ट ने फैसला करना है, सब जुडिस मैटर है, हम अभी कुछ प्री जज तो नहीं कर सकते। तो ये जो आगे तोशाखाना केस आ रहा है, इसका फैसला भी सुनने में आ रहा है कि जल्द हो जाएगा या कोई मामला चल जाएगा। आपको तोशाखाना केस में क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो नाहल करने का इख्तियार रखते हैं? नहीं, तोशाखाना में तो बहरहाल मेरा ख्याल है कोई ऐसी सीरियसनेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रेफरेंस भी टाइम बार भेजा गया है और ना ही उनको रेफरेंस स्पीकर को भेजने का इसमें अख्तियार है। तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें कोई फैसला देने का अख्तियार नहीं है। उसकी वजह है कि आर्टिकल 62(1)(f) में
18th अमेंडमेंट के बाद जब तक कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ डायरेक्ट डिक्लेरेशन ना दे, और एडमिटेडली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, यानी ये कोर्ट नहीं है, तो लिहाजा इनके पास तो अख्तियार समाअत ही नहीं है कि इस केस को इस सच कोई नायल करे या कोई फैसला ऐसा दे। हाँ, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल वो फैसला दे देते हैं तो उस पर अख्तियार है चैलेंज करने का इमरान खान साहब को। शुएब साहब, कल इरफान कादिर साहब से बातचीत हुई और उनसे इसी मामले पे हुई कि अदालत ने जब रिमार्क्स दे दिए कि आपके बयान से हम मुतमईन हैं इसलिए फ़र्द जुर्म की कार्रवाई नहीं लगा रहे, तो उसके बाद उनको रिलीफ मिलता दिखाई देता है। तो उनका ये कहना था कि निहाल हाशमी के केस में जब निहाल हाशमी ने माफ़ी मांग ली थी तब भी अदालत ने माफ़ नहीं किया था। तो मैं ये नहीं कहता कि बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूं कि अदालत सज़ा ज़रूर देगी अगर कोई माफ़ी भी मांगता है तो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि अदालत ज़रूर सज़ा देगी। निहाल हाशमी का केस और इनका केस में टोटल मुख्तलिफ है, वो उनके अल्फाज का चुनाव भी मुख्तलिफ है उनका। और निहाल हाशमी के भी 2 मुकदमे थे, एक वो था जिसमें उन्होंने जजेस को गालियां दी थी और उस पे कोर्ट ने उनको माफ कर दिया था। एक केस और था जिसमें उन्होंने जजेस और उनके बच्चों को और केसेस के हवाले से कहा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उनकी टोन, उनकी लैंग्वेज, उनकी चीजें मुख्तलिफ थी, उस पर उनको सजा हुई थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये नहीं है कि जो माफी मांग ले तो उसको भी जरूर सजा देनी चाहिए। इवन ऐसे केसेस भी हैं जिसमें बेनजीर भुट्टो का केस है जिसमें उन्होंने ऐसी बातें की थी बड़ी सीरियस, और उस पे इवन बगैर रेगरेट के, बगैर माफी के, उस पे भी उनको शोका नोटिस जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था। तो 90 to 95% केसेस में जो है वो शोका नोटिस इस तरह प्रोसीड नहीं हुआ करते जब माजरत आ जाया करती है। जब माजरत आ जाया करती है तो 90 से 95% तक जो केसेस हैं वो फिर इल्तवा का शिकार नहीं होते, वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे हमने मुफस्सल बातचीत की है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं, मुस्तकबिल में क्या दिखाई दे रहे हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, केसेस किसके ख़त्म हो रहे हैं, रिलीफ किसे मिलता दिखाई दे रहा है, अवाम किस हद तक परेशान हो रहे हैं, अवाम के लिए क्या कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है कि जिससे कोई हवा, ठंडी हवा का झोंका उन्हें मुयस्सर आ सके और बेहतरी आगे दिखाई दे सके। इसके जवाबात कौन देगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब की भी वापसी का रास्ता बन रहा है, वो भी वापस आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सारे वापस आ जाएंगे पाकिस्तान से? ये पाकिस्तानी मौजूद हैं इस वक्त जो हालात के कर्ब के मारे हुए हैं, ये पाकिस्तान में रहेंगे या ये बाहर निकल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जी, पाकिस्तान ज़िंदा और ताबिंदा है और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और हम सब पाकिस्तान में खुशी से और मैं समझता हूँ कि बड़ी इज्जत से रहेंगे। हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम पूरी सारे से, लेकिन सबको मिल के कोशिश करनी होगी। जी जी शेख साहब, कब हालात बेहतर हो जाएंगे? आपने 3 माह पहले भी मुझे यही कहा, उसके बाद भी कहा। आप उम्मीद तो दिलाते हैं और आप अच्छी बात उम्मीद दिलाते हैं, सच्ची बातें भी करते हैं। पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे और अब कब ऐसा मौका आएगा कि हम मांगना छोड़ देंगे? देखिए, मैं इस तरह मैं उम्मीद तो दिलवा रहा हूँ लॉन्ग टर्म में। मैं 12 मई को मैंने एक तफसील से तकरीर की थी कौमी असम्बली में 25 मिनट। उस वक्त तो हमारी नई नई हुकूमत आई थी और मैंने कहा था कि हमारे हालात बड़े मुश्किल जा रहे हैं और हम सबको मिल के, इस वक्त हमें इलेक्शनों की बात नहीं करना चाहिए, जलसों की नहीं करनी चाहिए। उस वक्त तो सैलाब भी नहीं आया था ना, जब मैंने बड़ी क्लियरली कहा था कि अब वेंटिलेटर पे हमारी मईशत है और सबको मिल के मेहनत करना पड़ेगी। देखिए, तमाम मुल्कों ने जो तरक्की की है ना, एक चीज़ उनमें कॉमन है कि बाहर का पैसा, इन्वेस्टमेंट जिसमें टेक्नोलॉजी भी होती है, जिसमें नो हाउ भी होता है, वो आता है। चाहे आप वियतनाम देख लें, थाईलैंड देख लें, कोरिया देख लें, चाइना शुरू में, और फिर अभी इंडिया और बांग्लादेश, सारे ममालिक, वियतनाम तो भी रिसेंट की मिसाल है ना। तो इन सब मुल्कों में एक कॉमन चीज़ है कि उन्होंने माहौल इतना अच्छा बनाया है कि उनके यहाँ बाहर का पैसा आता है और वो ये साजगार होता है माहौल। हमने तो आपस में लड़ झगड़ के, हमने एक दूसरे के साथ
जो दुश्मनाम तरारी की है ना, कोई पॉलिटिकल हमारे यहाँ एनवायरनमेंट ऐसा नहीं। अब जब तक हमारा माहौल बेहतर नहीं होगा ना, देखिए हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी करना है, ये लाजमी है। मैंने पहले दिन से कहा था और आज तक ये कर, आप तो अलवी शेख साहब करेगा कौन, खुद कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी करेगा कौन? सर राय देना बहुत, सर राय देना, मैं राय दे सकता हूं यहाँ पे बैठ के, आप राय दे सकते हैं बैठ के, हर पाकिस्तानी दे सकता है, लेकिन जिन्होंने करना है वो एक मेज पे बैठने को तैयार नहीं है, तो सर सिर्फ राय से मईशत तो नहीं ना ठीक हो सकती। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए हमारा काम तो राय देना ही है ना, हमारे पास तो पावर नहीं है कि हम खुद कोई तब्दीली ला सकें। जिन लोगों को तब्दीली, जिन लोगों के जिम्मेदारी है, जो लीडरशिप है, उनको ज़रूर फैसला करना पड़ेगा। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं ना, जो हमारे लोग पिस रहे हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, ये सब जो है उसमें हमारा अपना हाथ है, हमारी लीडरशिप का, हमारी पार्टियों का। पिछले 35 सालों में हमने अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए हैं, हम सिर्फ कर्जे लेते रहे और हमारे वज़ीर ख़जाना बाहर से आते रहे, हमारे मुल्क के लिए IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे बैंकों से, उन्हीं के तरफ से होके आते हैं। तो उसमें से हमारा रिजल्ट नहीं निकाला ना। 35 सालों में 32 साल वज़ीर ख़जाना बाहर से आए। आप अपने इलेक्टेड लोगों को क्यों आगे नहीं करते? वजह तो है, ये आप सही कह रहे हैं कि हम तो राय दे सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है। इस वक्त तो खैर सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इस वक्त तो परेशानी है। शॉर्ट टर्म में तो मुश्किलात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमारा मल्ले वकू बहुत अच्छा है, हमारी रिजिलियंस है हमारी कौम में, हम मेहनत कर सकते हैं, हम सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप के एक सवाल का जवाब तो दें, आगे बढ़ना है। आप हमेशा पॉलिटिकल झगड़े खत्म करने हैं। आप हमेशा हकायक की बात करते हैं और हकायक, और मैं आपसे पहले दिन से आपकी इस बात का मुतरफ हूँ। इसहाक डार साहब तंदुरुस्त होकर आ रहे हैं, या सियासी तंदुरुस्त होकर आ रहे हैं, या वाकई तंदुरुस्त होकर आ रहे हैं? देखिए हमारी ख्वाहिश होगी कि इसहाक डार को एक तजर्बा है, उन्होंने काफ़ी अरसा पर भी इस मईशत को संभाला है, तजर्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिफ्ता इस्माइल आए थे ना, तो मैंने पहले दिन से कहा था कि इसमें तजर्बा इनके पास नहीं है, मैच्योरनेस नहीं है, और इस वक्त इनके साथ एक पूरा बोर्ड बैठना चाहिए। इसहाक डार साहब की एक बड़ी जो प्लस पॉइंट है कि वो उनको सारे बैकग्राउंड का पता है। जब 98 में हमने बम का धमाका किया, उस वक्त भी इसहाक डार साहब ने इस इकानमी को संभाला था। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम सबको मिल के करना है, लेकिन इसहाक डार से हमें तवक्को है, क्योंकि उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के हालात में काफ़ी कुछ मेहनत की है। इंशाअल्लाह वो ज़रूर, जो इस वक्त दीगर को हालात हैं, लेकिन हम सब ने मिल के करना है, हम सब उनको मशवरा देंगे, देखेंगे इंशाअल्लाह कि वो शेख साहब, जब आपको ये पता है कि पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है, हम सैलाब से इस हद तक मुतासिर हो चुके हैं, ये भी पता है कि अगले 2 माह में कर्ज़ों की अदायगी भी देनी है, ये भी पता है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों पर असर पड़ रहा है, तवानाई में कमी है, ग़िज़ाई किल्लत है, तो ये सारा कुछ मालूम होते हुए इसहाक डार साहब के पास वो नुस्खा कीमिया कौन सा होगा जिससे आपको ये लगता है कि अगले 2-3 माह के बाद पाकिस्तान में खुशहाली खुशहाली होगी? नहीं, खुशहाली तो नहीं होगी, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब ने गया ना, देखे एक वक्त था कि सदर बाइडन हमें फ़ोन तक नहीं करते थे, 7-8 महीने हम उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहे। आज सदर बाइडन ने खुद UNO में कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना उनकी मदद कीजिए। आप देखिए कि UN का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए हैं और वो उन्होंने खुद देखा है पाकिस्तान के सैलाब को, और बार बार वो यूनाइटेड नेशन में ही बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज तकरीर अभी कर रहे थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों की तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लोगों की तवज्जो दिलाई है। लोगों की तवज्जो दूसरे ममालिक की और ख़ास तर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, उनको ये पता है कि ये जो कोई सैलाब आया है ना, इनमें ज़्यादातर उनका किया जा रहा है, हमारे तो बहुत थोड़ी सी हमने जो गैसेज इमिट किए हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से जो हीट हुआ है, जो कि हमारी जो मौसमों में फ़र्क पड़ा है और जो ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिन इलाकों में बारिशें होती नहीं थी, तो ये उनको अंदाज़ा है कि शेख साहब जो इन हालात में जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब है, हम पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त बड़े इंतहाई ज़रूरत है, तो क्या इस वक्त में जब आपके मुल्क के हालात ये हों, तो आपके मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर लोगों को महंगे तरीन होटलों की बजाय अपने सफारत खाने में नहीं ठहरना चाहिए था?
जी बिल्कुल ठहरना चाहिए जी। मैंने खुद अभी मैं चेयरमैन बना हूँ अभी रिसेंटली फाइनेंस कमेटी का ना। मैंने कहा मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, ड्राइवर नहीं लूँगा, मैं कोई पेट्रोल नहीं लूँगा, मैंने अब विथड्रा किया है। मैं समझता हूँ सबको इस स्पिरिट से हमारे भी जब तक हमारे हालात ऐसे हैं, जब हम खुद अपने आप पर जाहिर करेंगे कि हम किफ़ायतशुआरी कर रहे हैं, जो कि मुनासिब होटल होंगे या मुनासिब उनका, मैं समझता हूँ ये तो वक्त ऐसा है हम सबको, पूरी कौम को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। पूरी कौम को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। कॉल ऑफ फेल में जब तजाद खत्म हो जाएगा तभी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कॉल ऑफ फेल में तजाद के खात्मे से ये जो हुक्मरान और अवाम में दूरी का एक कल्चर चलता है वो भी खत्म होगा और सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन होगी। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म आता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।